संविधान का आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं संविधान सभा के बाद। जिन्होंने संविधान सभा का वीडियो नहीं देखा है उन्हें हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख लें। आज दूसरा चैप्टर संविधान का है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, टेस्ट पूरा सीरीज पॉलिटी का हम आपके लिए लाएंगे और आपका साथ और प्यार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक हमारा है प्रस्तावना। प्रस्तावना संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना को अलग से एक अलग तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान के प्रावधान इसमें कहीं भी इस प्रकार से अनुच्छेदों में वर्णित नहीं है। इसलिए लोगों को एक लेख और एक लिखा हुआ तर्क के साथ इसको समझने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उस सारे कंटेंट को आप मेमोराइज करके कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते चलें। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि रोज़ शाम को 7:30 बजे के आसपास आपको निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हमारा पॉलिटी का ये जो सेगमेंट है वो अपलोड हो जाता है। तो आप तुरंत उसे देखकर अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाएं और लाइक और सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप करने के लिए आगे बढ़ें। आइए देखते हैं प्रस्तावना। प्रिम्बल प्रस्तावना हमारा जो है वो भारत के संविधान में सबसे पहले पेज पर वर्णित है। इसे लाने की क्या आवश्यकता थी, पहले तो ये समझ लीजिए। यार प्रस्तावना है क्या, पहले ये समझ लें। तो प्रस्तावना क्या है अगर देखते हैं तो प्रस्तावना एक आईना है जो संविधान के अंदर वर्णित उन अनुच्छेदों में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसका एक आईना है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तावना एक परिचय पत्र है संविधान का, जो कि हमें ये बताता है कि संविधान के अंदर क्या क्या व्याख्या है, किस प्रकार से हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, संविधान में किस किस चीज़ों के प्रावधान वर्णित किए गए हैं। उन सभी चीज़ों को प्रस्तावना में ही शुरू में ही समेटने की कोशिश की गई है। पालकीवाला के द्वारा कहा गया था कि संविधान का प्रस्तावना परिचय पत्र है, ये याद रखिएगा। हम और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो उधर लिख के अभी आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पूरा आपका प्रस्तावना का क्वेट्स है जिसको आपको समझना है। हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संविधान का स्रोत माना जाता है। यानी संविधान का स्रोत अगर कौन है तो हम भारत के लोग हैं। संविधान का स्रोत के रूप में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। संविधान का स्रोत हम भारत के लोग। हम भारत के लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, उसे भी आप स्पष्ट रूप से याद करते हुए चले। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये जो है हमारा अब्राहम लिंकन के द्वारा जो क्वेट कहा गया है हम भारत के लोग से ही संबंधित है कि भारत के लोग संविधान का स्रोत हैं और संविधान हम भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि कोई भी राष्ट्र जब अपने आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप को समाप्त करता है, आंतरिक और बाह्य हर प्रकार के उस मुद्दे पर खुद ही स्वयं ही विचार विमर्श करके निर्णय लेने का पूरा अधिकार रखता है, उस राष्ट्र को प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक वर्चस्व हमारा होना चाहिए, हमें दूसरे देश की मध्यस्थता की आवश्यकता न हो। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है। आई होप आप छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते चलें। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक आपका अखंडता, ये और अखंडता, ये तीन वर्ड आपके जो जोड़े गए हैं ये आप देख लीजिए। तीन वर्ड हैं, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 1976 में। 1976 में इन तीन शब्द को लाया गया है, याद रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी का मतलब ये होता है कि कोई भी राष्ट्र दो प्रकार की विचारधारा पर चलती है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। पूंजीवादी का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार पूंजीपतियों को वहाँ के शासन व्यवस्था का अधिकार, वहाँ के शासन व्यवस्था में बनने वाले कल्याणकारी योजनाओं को करने के लिए उन्हें आगे करती है, उस व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और जहाँ की सरकार स्वयं ही अपने यहाँ के लोगों के लिए कल्याण के लिए नई नई योजनाएं अपने अनुसार निकालती रहती है और कोई भी व्यवस्था में जनता को भागीदार बनाती है, न कि पूंजीपतियों को, इस प्रकार की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। उसके आगे है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ सीधे सीधे ये है कि संविधान में किसी भी पंथ, विशेष पंथ के लिए कोई भी स्थान या कोई भी एक अलग से राय नहीं है। सभी पंथ का सम्मान है, सभी पंथ के लिए उनका एक विचारधारा है। संविधान का यही मतलब है पंथ निरपेक्ष, यानी संविधान का कोई भी अपना एक धर्म या पंथ नहीं है। इससे ये अर्थ है किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने का काम नहीं करता है। इसके अलावा ये भी आप समझ लें कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये कतई नहीं है कि राष्ट्र, संविधान या सरकार, संविधान या शासन व्यवस्था किसी दूसरे धर्म का विरोधी है। ये भी अर्थ स्पष्ट रूप से
समझते हुए चले। अगला देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जहाँ की शासन व्यवस्था वहाँ की जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, और वो दो प्रकार से होती है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, हमारे यहाँ जनता वोटिंग सिस्टम जो देती है, वोट देती है, सरकार चुनती है, उसमें एक होता है प्रत्यक्ष जिसमें जनता खुद भागीदार बनती है, और एक होता है अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, चुने गए जो नेता होते हैं, चुने गए जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो आगे के चुनाव प्रक्रिया में जनता के नेतृत्व करते हैं। तो दो प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में है, एक अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष, इसको याद रखिएगा। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का अर्थ क्या है, जहाँ का सबसे बड़ा प्रधान, जो प्रधान पद है, प्रधान पद पर जो आसीन होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब एक राजा का बेटा ही आगे जाकर उस पद पर आसीन होगा, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। सबसे बड़ा पद हमारे यहाँ, प्रधान पद सबसे बड़ा हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग उस प्रकार के वोटिंग सिस्टम में, उस प्रकार के निर्वाचक मंडल में भागीदार होते हैं। तो यानी गणराज्य वह देश होगा जिसके यहाँ का प्रधान पद वंशानुगत नहीं होगा। हर कार्यकाल के बाद जो उनके यहाँ कार्यकाल होगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल है, 5 साल के बाद वहाँ के जनता के द्वारा या जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो करने वाले होंगे, चुने गए जो प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, उनके द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत ना हो, उसे गणराज्य, उस राष्ट्र को गणराज्य कहेंगे, रिपब्लिक कंट्री कहेंगे। बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। यानी कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई, 3, और इसे आपको क्रम में ही याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी कभी उल्टा उठा पटक के पूछता है कूट वाले प्रश्नों में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ऐसे आगे पीछे करके पूछता है, इसलिए आपको ये इस तरह से याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, यानी धर्म की उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना। इसमें धर्म और उपासना अलग अलग चीज है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 12 से 35 में, मूल अधिकार में भी 19 में, अनुच्छेद 19 में 19 A, B, C, D, E, F, G 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, लेकिन प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। एक क्रमानुसार आपको याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। विश्वास को उठा के आगे कर सकता है, अभिव्यक्ति को अंत में कर सकता है, धर्म की उपासना को इधर उधर कर सकता है। यही सब चीज़ों को आगे पीछे करके प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जब देखते हैं हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात करी गई है प्रस्तावना में, 2 प्रकार की समानता। यानी समानता कितने प्रकार की अगर पूछता है तो आपको याद रखना है, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, आपको इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो समझाने लायक है। गरिमा, एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता वर्ड 51 क में भी है, इसे याद रखिएगा, जो हमारा मूल कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था 1976 में, बाद में इसे याद रखिएगा। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे आने वाली आपके वीडियोज़ में, जो हम आपके लिए लाएंगे। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, आपको पता होगा संविधान सभा में मैंने पढ़ाया है, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। बाकी जो बचे हुए अनुच्छेद थे उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश पर लागू किया गया था। तो तारीख में 26 नवंबर 1949 को, ये आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार तारीख लिखी गई है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करने के लिए करते हैं।
अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट करना, हम एडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। अधिनियमित का मतलब है कि हम ये 16 अनुच्छेद के रूप में इसे लागू करते हैं। और आत्मकृत का मतलब है कि हम इसे स्वयं से कबूल करते हैं या स्वीकार करते हैं। इन तीनों का अर्थ आप समझ लीजिए। अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट करना, ग्रहण करना। अधिनियमित का मतलब है लागू करना, जो वो 16 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है तो यहाँ लागू वर्ड क्यों लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 16 अनुच्छेद जो लागू हुए हैं उससे संबंधित ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं अधिनियमित। तो 16 अनुच्छेद जो लागू हैं उनके लिए अधिनियमित का मतलब लागू होना। आत्मकृत करने का मतलब यह है कि हम स्वयं से इसे स्वीकार करते हैं। यही आपका टोटल प्रस्तावना है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इससे संबंधित और जो फैक्ट्स आपके हैं वो हम इस तरह, और अगर आप डीपली कहें कि सर इसको और अच्छे से बता दें जिससे प्रश्न न छूटे, तो हम आपको यहाँ बता देते हैं। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष ये जो दो वर्ड हैं ये पहले पैरा में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में पहले पैरा में जोड़ा गया है। और एक जो और आपका वर्ड बच गया है, कहाँ, वो जो आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता, ये वाला जो वर्ड है ये आपका 6वें पैरा में जोड़ा गया है। ये भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि ये कौन से जो 42वें संविधान संशोधन में कितने शब्द को जोड़ा गया, तो 3 शब्द को जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया है। अखंडता को 6वें पैरा में और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष को पहले पैरा में। इस तरह से स्पष्ट रूप से इसे समझते चलिएगा। और कुछ प्रावधान जो स्टार्टिंग से है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जिसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 13 दिसंबर आपको याद होगा कि संविधान सभा का बैठक हुआ था, संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था, जो तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देशिका से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो बाद में जाकर प्रस्तावना या उद्देशिका बनी। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा में रखा तो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो फरवरी 1948 में प्रारूप समिति के द्वारा स्वीकार किया गया है उद्देशिका को। और 17 अक्टूबर 1948 को संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। ये तीनों डेट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ये आपका शुरुआत में है, यानी किसने रखा था, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। वही बाद में जाकर संविधान की प्रस्तावना बना। इसमें आप पूरी तरीके से इसे याद करते हुए चलेंगे। अब कुछ विधिवेता हैं जिनका प्रस्तावना संबंधित कुछ कथन है, उसको हम देख लेंगे। हम आपको इसी तरह बता दे रहे हैं, उसे नोट डाउन करते चलें। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कुछ क्वेट्स कहे गए हैं, कुछ कथन कहे गए हैं प्रस्तावना संबंधित, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं के.एम. मुंशी को, के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की जन्म कुंडली है। इससे भी संबंधित बहुत सारे अलग अलग बात हैं, उसे भी हम देखेंगे। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना संबंधित कुछ ऐसे केस हैं, कुछ ऐसे वाद हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से बातें कही गई हैं। इसे हम आपको इसी तरह बता दे रहे हैं थ्योरेटिकल रूप से, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 1957 में मोहन गोपाल जो थे उनके और यूनियन सरकार के बीच में वाद आया था, जिसमें प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं माना गया था। तो सबसे पहला मुकदमा जो था प्रस्तावना संबंधित वो आपका था मदन गोपाल वर्सेस यूनियन सरकार, भारत सरकार के लिए लाया गया था 1957 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो प्रस्तावना से संबंधित हम प्रावधान ले सकते हैं। ये आपको बेरुवारी वाद में ये कथन लाया गया था, याद रखिएगा 1960 में बेरुवारी वाद वर्सेस भारत सरकार के द्वारा एक वाद आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान में प्रस्तावना का कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, इसके आधार पर हम निर्णय नहीं दे सकते हैं। ये बेरुवारी वाद में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और किसी प्रकार का विधिक सहायता की आवश्यकता होगी अगर शब्दों को लेकर, तो हम प्रस्तावना से शब्दों का चयन कर सकते हैं, प्रस्तावना को एक बार पढ़ के हम समझ सकते हैं।
ये बेरुवारीवाद भारत सरकार 1960 का है। इसके बाद सबसे बड़ा मुकदमा आज तक का केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार के द्वारा आया था, जो 1973 में 1973 के इस वाद में 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी, जो आज तक का सबसे बड़ा मुकदमा माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था और इसके आधार पर निर्णय लेने की जो विधि है उसको भी बताया था। संशोधन पहले परिवर्तनीय नहीं कहा गया था सबसे पहले 1957 के बाद में, लेकिन इसमें कहा गया था कि संविधान का ये भाग है तो इसका मतलब संसद इस पर परिवर्तन संशोधन ला सकता है। जैसे ही 1973 में केशवानंद भारती में संविधान में का भाग प्रस्तावना को माना गया, वैसे ही संशोधन प्रक्रिया भी इस पर अप्लाई हो गई। इसके बाद SR बम्बई अंतिम केस है यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का, जिसमें आपातकाल 356 अनुच्छेद लगाकर वहाँ की शासन व्यवस्था को हटाया गया था। वहाँ के मुख्यमंत्री SR बम्बई थे, उनको हटाया गया था। उन्होंने इस पे वाद लाया था, तो उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन करना संभव नहीं है, यानी प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन करना संभव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कथन दिया था। ये 4 वाद आपके हैं जो प्रस्तावना संबंधित है, इसे भी आज आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। ये आपका प्रस्तावना संबंधित जितने भी ऐसे थॉट्स थे जो संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसमें और कुछ भी आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसका MCQ लगाएं और अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में निरंतर बने रहें। प्रस्तावना संबंधित यदि आपके कोई भी ऐसे प्रश्न हो जो आपको इसमें न हुए हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करके इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। इसी प्रेम और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबके लिए अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। यह आपका दूसरा चैप्टर था और आप निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहें। इसके साथ साथ धन्यवाद।